Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 4 मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में और इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी हम लास्ट यूनिट में आप पहुंचे। जो यूनिट नंबर 4 है उसमें एक्चुअली 2 चैप्टर है, पर दोनों चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्शन कह सकते हो और सिलेबस में लास्ट ईयर ही सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ है और थोड़े से डेंजरस चैप्टर कह सकते हो, बट प्योर थ्योरी है जो आपको मेन पेपर एज वेल एज जो आपका ऐसे पेपर है दोनों में काम में आएंगे। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग का लास्ट यूनिट का पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहा है। नाम है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन दोनों चैप्टर है। दोनों ऑप्शन में नहीं निकलेंगे, पर सबसे लेंथीएस्ट वर्क और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो आज से सफ़र स्टार्ट करना है, मिनिमम 2 लेक्चर का काम है, तो आपको अच्छे से इसको समझना आ जाए। तो चलो अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग में लेट्स स्टार्ट द सफ़र ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। चलिए सबसे पहले तो हमारा ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, उसमें ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है जो आपको ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंट में दर्शन सर ने चलाया हुआ है, पर यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड है तो उसमें 101% चेंजेस होंगे। और एक प्रिंसिपल है जो कि है आर्म लेंथ प्रिंसिपल, उसको भी यहाँ पे समझना है क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग में उसका मैक्सिमम यूज़ होगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं जिसमें हमें बेसिक पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफर प्राइसिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 यानी कि लास्ट साल उन्होंने पूछा था, जो कि सिलेबस लास्ट टाइम एंटर हुआ है। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करवाए वो सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, क्योंकि कह नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी में इस साल कौन से क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं उसका। मीनिंग के साथ साथ मैं डेफिनेशन भी समझाऊंगा। मीनिंग यानी कि वो उसका मतलब क्या होता है, और डेफिनेशन मतलब टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन। चलिए सबसे पहले ट्रांसफर प्राइस का मीनिंग। When goods or services are transferred from one unit of organization to the another unit situated in another country, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। in another country, the price for such goods and services is calculated as per the concept of the transfer pricing or provided by OECD, that is Organization for Economic Cooperations and Development। अब समझो इसको 3 लाइन में जो ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग दिया हुआ है। सबसे पहली लाइन, जब एक कोई बिजनेस यूनिट है उसका दूसरा सब्सटीट्यूट यूनिट चूँकि कोई अनदर कंट्री में है, सपोज हम इंडिया में है और हमारी कोई एसोसिएट कंपनी, हमारी जो मेन कंपनी है, हम पेरेंट्स कंपनी है और हमारी कोई एसोसिएट कंपनी सपोज अमेरिका या जापान या फिर कोई और कंट्री में, और हम उसको यहाँ से जो प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग बोलेंगे। मतलब इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि एक कंट्री इंडिया है और दूसरी उसकी एसोसिएट कंपनी फॉरेन में है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आया। और ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड किया था, प्रोवाइड किया था OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। और आगे जाके जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा, आर्म लेंथ प्राइस। ये आर्म लेंथ प्राइस भी इन्होंने ही डिसाइड किया था, जो कि यूएस बेस ये है, तो यूएसए ने ये डिसाइड किया था आर्म लेंथ प्राइस का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसफर प्राइस में हमें यही सीखना है। तो सबसे पहले अब हमने मीनिंग देखा, अब उसका एक छोटा सा और डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन हमें ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, वो देखने वाला है। चलो तो अब हम जा रहे हैं डेफिनेशन के ऊपर। 1 लाइन डेफिनेशन है, समझने की ट्राई करना है यहाँ पे। इट इज़ द वैल्यू विच इज़ एसोसिएटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर बिटवीन देयर रिलेटेड पार्टीज। देखो जो 2 पार्टीज होती है, 2 कंपनी होती है जो अलग अलग कंट्री में सिचुएटेड होती है, उनके पीछे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर की यहाँ पे बात है, तो वो वैल्यू को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। सपोज मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं मेरी कार 1 लाख में अपनी फॉरेन कंपनी को बेच रहा हूँ, तो 1 लाख दैट वैल्यूज ऑफ कार इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। चलिए फिर उसके बाद उसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डेफिनेशन हमें बता रही है वो सिखाना क्या चाह रही है, तो अब पैराग्राफ में उसको ध्यान दो। एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझने की ट्राई करना। चलो फर्स्ट वहाँ पे ध्यान,
a division, branch, department or any other components of any entity may be transfer goods and services to other subdivisions of the same entity. This transfer may be tangible property, lieu, raw materials, finished components and ready to sell items or services like marketing and the distributions and the research or any other development. The amount used to record such transfer between two divisions is known as ट्रांसफ़र प्राइस। देखो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ की एक एक लाइन को समझो। अगर कोई डिवीज़न, कोई ब्रांच या कोई डिपार्टमेंट है हमारा, उसके हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, तो उसको सब डिवीज़न ऑफ द सेम एंटिटी बोला जाता है। मतलब हमारा ही दूसरा पार्ट है फॉरेन में, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन, हम यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, लाइक अ टेंजिबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, कोई पार्ट हो सकता है, जैसे कि कोई कार है तो उसका इंजन हम सिर्फ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम सर्विसेज भी दे रहे हैं जैसे कि मार्केटिंग है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कर रहा है। तो मतलब कुछ भी यहाँ से गुड्स भेजो या सर्विसेज भेजो, वो जो प्राइस पे दी जाएगी, जो अमाउंट विच इज़ रिकॉर्डेड, जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है ना, वो समझना, जो अमाउंट यूज़ की जाएगी रिकॉर्ड करने के लिए, उसको हम ट्रांसफ़र प्राइस बोल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ से हम कुछ गुड्स भेजे या सर्विसेज भेजे, जो भी ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारे लिए कौन सी प्राइस हो जाएगी? ट्रांसफ़र प्राइस। चलिए, अगर मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो हम उसके ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। ऐसे ट्रांसफ़र प्राइस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो ट्रांसफ़र प्राइस की ज़रूरत अलग अलग पॉइंट्स है, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मिनिमाइज द टैक्स बर्डन और द अरेंजिंग इन डायरेक्शंस ऑफ कैश फ्लो। हमारा कैश फ्लो भी वो बचाता है, एज वेल एज टैक्स बर्डन भी कम कर रहा है। तो यहाँ से अगर इंडिया से कहीं अमेरिका में भेज रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ता है। आप जब अमेरिका में अपनी कंपनी को दे रहे हो तो वहाँ पे भी टैक्स भरना पड़ता है। तो वो बचाने के लिए सबसे पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है। पैराग्राफ में आप देख सकते हो, ट्रांसफ़र प्राइस एज अफोर्डेड सेट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ अटैच टू द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to the technology between related entity, such and present and subsidiary corporations, and also between the parties which are the controlled by the common entity। देखो, यहाँ अगर इंडिया में आपकी पेरेंट्स कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी आपकी फॉरेन में, कंट्रोल्ड कंपनी जिसको बोल सकता हूँ, सपोज मेरी कंपनी भले इंडिया में हो पर मेरी कंपनी जो अमेरिका में, वो तो मेरी कंपनी कहलाएगी ना, कंट्रोल्ड कंपनी जिसको हम बोल सकते हैं। तो दोनों के लिए टैक्स बर्डन कम करने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग कॉन्सेप्ट है। सेकेंड थिंग, द ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज रिजल्ट इन दी शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स। देखो, प्रॉफिट का यहाँ से शिफ्टिंग है। अगर मैं अपनी एसोसिएट कंपनी को कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ पे उन्होंने परचेस किया होगा तो उसके प्रॉफिट में भी इफेक्ट होगा। तो इट इज़ शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट। Whatever the reason of fixing transfer price which is not an arm length, the result is the shifting of profit। देखो, आर्म लेंथ अगर प्रिंसिपल यूज़ नहीं किया तो आप वही कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना रहे हो, ऐसा कह सकते हो। द इफेक्ट ऑफ दैट प्रॉफिट इज appropriately attributable in the one justifications and shifting to the another justification। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख की चीज़ यहाँ से अमेरिका में अपनी कंपनी को दे रहा हूँ, तो वो 1 लाख जब अमेरिका में मेरे पहुँचेंगे वो चीज़ जो भी मैं सेल कर रहा हूँ उसको, तो अमेरिका में मेरी कंपनी ने एज अ परचेस किया, ऐसा मान के वो परचेस किया है तो फिर वहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स भरोगे मतलब परचेसिंग के सामने टैक्स का पॉइंट होगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा। तो इट इज़ प्रॉफिट शिफ्टिंग वन काइंड ऑफ। मतलब यहाँ से अगर कुछ भेजोगे और फॉरेन में आपकी कंपनी रिसीव करेगी फिर भी वो प्रॉफिट के जैसा ही है। तो इट इज़ शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट रिजल्ट। तो यही यहाँ पे ये पॉइंट में बात किया है। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का एक ये भी ऑब्जेक्ट होता है कि आप अपनी कंपनी को उसी प्राइस पे दो जो वो एक्सेप्ट कर पाए। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट इज टैक्स अवॉइडिंग नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट। यानी कि आप अगर यहाँ से कुछ भेज रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आप टैक्स अवॉइडिंग कर रहे हो। टैक्स अवॉइडिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, यानी आप टैक्स बचाने के लिए सिर्फ भेज रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें ये समझा रहा है। पैराग्राफ में आप समझ पाओगे, ट्रांसफर बिटवीन द एंटरप्राइज एंड अंडर द सेम कंट्री कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट
of on goods and common entity commodities and mechanized and raw material stock or other services is made at the price which is not decided by the market but controlled by the search कंसिडरेशंस ऑफ सर्च एज। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आप टैक्स अवॉइड करना चाहते हो, जो भी आप यहाँ से भेज रहे हो, रॉ मटेरियल हो, सर्विसेज हो, अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से भेजोगे तो ही वो सही रहेगा। ठीक है, चलिए सिर्फ कैश जो टैक्स अवॉइड का गोल आपका सिर्फ नहीं होना चाहिए, बट प्रॉफिट शिफ्टिंग का गोल होना चाहिए। कैसे, तो उसको 2-3 पॉइंट को लेके हम समझा रहे हैं, ध्यान दो। आपको फर्स्ट पॉइंट, द रिडक्ट प्रॉफिट आर्टिफिशियली सो दैट द टैक्स इफेक्ट इज रिड्यूस इन स्पेसिफिक कंट्री। आप क्या करो, प्रॉफिट को रिड्यूस करने का सोच रहे हो आर्टिफिशियली, तो आपका जो टैक्स इफेक्ट है वो भी रिड्यूस होगा दूसरी कंट्री में, अगर यहाँ से आप भेज रहे हो गुड्स हो। सेकेंड, टू फैसिलिटीज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द production so that the effect are directed to the centralized profit in the state of productions where there is no और लेटेस्ट कंपटीशन। देखो जब आप फैसिलिटी ऑफ डिसेंट्रलाइज अगर यहाँ से गुड्स वहाँ पे भेज रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका कंपटीशन फिर वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसी प्राइस को को ध्यान में रखते हुए अगर वहाँ पे अपनी कंपनी दे रहे हो तो फैसिलिटी ऑफ डिसेंट्रलाइज होगा, पर वहाँ पे फिर कंपटीशन कम हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस, इट इज़ टू यूज़ इट एज एन इफेक्टिव टूल। आप इसको इफेक्टिव टूल की तरह ट्रांसफर प्राइस को यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, टू एक्सप्लोर इट द फ्लक्चुएशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एन एडवांटेज। चलो फिर उसके बाद नंबर 4, गोल कंक्लूजन्स, यानी कि इसका ये मतलब होता है कि जब आप अपना, चलो तो गोल कॉन्ग्लुएंस का मतलब क्या होगा, तो उसको हम पैराग्राफ में देखेंगे। मतलब आप अपनी जो भले एंटरप्राइज हो, आपकी एसोसिएट कंपनी हो, पर उसको आप कॉस्ट प्राइस पे या फिर जो प्राइस आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे सकती है वही प्राइस पे ट्रांसफर करने की यहाँ पे बात है। तो ध्यान दे सकते हो आप, द प्राइजेस शुड सेट सो दैट द डिविजनल मैनेजमेंट डिजायर टू मैक्सिमाइज द डिविजनेबल अर्निंग इज एन कंस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एज एन होल, एंड ट्रांसफर प्राइस शुड नॉट बी इंकरेज द सब ऑप्शनल डिसीजन ऑफ मेकिंग। यानी कि आपका मैक्सिमम गोल तो यही होना चाहिए ना कि आप अर्निंग कर सको, भले अपनी एसोसिएट कंपनी को ट्रांसफर प्राइस आप वही दे रहे हो, पर आपका गोल अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग का होना चाहिए। यही है वहाँ पे पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव नंबर 4 कह रहा है। एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 5 दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब आप अपनी कंपनी को ऐसा मोटिवेट करो कि आप वो प्राइस पे वो लोग एक्सेप्ट कर ले। द प्राइस शुड बी अनेबल टू द राइजेबल असेसमेंट टू बी मेड फॉर द डिविजनेबल परफॉर्मेंस। अगर आपका डिविजनल अमेरिका में है, अगर वो प्राइस पे एक्सेप्ट कर रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है। द प्राइज ऑफ फॉर द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच शुड बी। अब ये काम कैसे हो सकता है तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, तो सबसे पहले उसको हम क्या देखेंगे कि दैट इज़ अ गाइड डिसीजंस मेकिंग, यानी कि वो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए परफॉर्मेंस कह रहे हैं कि अपना वही डिसीजन लो जो प्राइस पे आप दे सकते हो। देन द सेकंड, अप्राइज द मैनेजरियल परफॉर्मेंस। अगर मैनेजरियल परफॉर्मेंस है तो उसको अप्रेजेंट करने की कोशिश करो। थर्ड, दैट इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द डिविजिबल एंड ऑल ओवर कंपनीज प्रॉफिट। ऑल ओवर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो, उसकी एसोसिएट कंपनी फॉरेन में क्यों ना हो। एंड द फोर्थ वन, दैट इज assesses that worth of divisible as an economic unit। इकोनॉमिकली आपको फ़ायदा होना चाहिए, तो दोनों भले डिवीज़न बाहर की कंट्री में हो पर इकोनॉमिकली वो फ़ायदेमंद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव के लिए, द ट्रांसफर प्राइस शुड बी डिजाइंड सर्च एज दे हेल्प द मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफर प्राइस हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में फ़ायदेमंद होनी चाहिए। इन शॉर्ट, मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी को वही प्राइस पे दूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। चलो फिर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट इज डिविजनेबल ऑटोनॉमी। डिवीजन ऑटोनॉमी कैसे हो सकती है तो आप पैराग्राफ में देख सकते हो। प्राइस शुड बी सीक and meant and maximum divisible autonomy to set that the benefit of decentralization, motivation and better decision making or incentives or etc. maintain their profit of divisible should be not be dependent on the actions of other division। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिसीजन के लिए दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड रहो, आप अपना खुद का वो डिसीजन लो जिससे डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, पार्ट डिवाइड भी हो और आपको फ़ायदा भी हो। तो भले आपकी कंपनी दूसरी कंट्री में सिचुएटेड हो, पर ये आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्लियर हो रहा है?
चलो, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव समझने के बाद अब ट्रांसफर प्राइसिंग में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से वो इवैल्यूएट हुआ, ज़रूरत क्यों है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। The rise of MNC and its subsidiary across a global mad of the other side of the business are more liquid in the terms of profit making। देखो, प्रॉफिट मेकिंग के लिए MNC लिक्विड सिस्टम का मतलब होता है जड़ जैसा, मतलब एक जैसा। प्रॉफिट मेकिंग का सिस्टम अब कैसा है, ग्लोबल लेवल का हो चुका है। अब अपना सब्सिडरी वो अक्रॉस द बॉर्डर प्लान कर रहा है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो तो एक देश में वो लोग नहीं रहना चाहती, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी ट्रांसफर प्राइसिंग की। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग अब लिक्विड सिस्टम नहीं रहा, मोर लिक्विड इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही हर कंपनी सोच रही है, तो फिर फॉरेन में ही वो लोग अपना सब्सिडरी कंपनी ओपन करेंगे, इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, then the second sentence is an organization started the finding all the shortcuts to making a profit within with the making of law and taxations and policies etc therefoot। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यानी कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होता है, टैक्स कैसे बच सकता है, लो टैक्स कैसे भरा जा सकता है, तो ये सारी पॉलिसी वो लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ पे तो दो कंट्री में ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, तो डबल टैक्सेस का कंसेप्ट भी है, तो वो चीज़ भी हर एक कंपनी अभी ध्यान में रख रही है। सेंटेंस नंबर 3, देयर हैव टू फाउंड ऑल द पॉसिबल वेज टू मेक अ प्रॉफिट इन टू हेल्प द लो टैक्सेशन पॉलिसीज एट द डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल। जैसे कि मेरी इंडिया की कंपनी है और कोई फॉरेन में मेरी सब्सिडरी कंपनी है, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स दूंगा, दे रहा हूँ। अगर मैं सेल करूँगा दूसरी कंपनी को, तो उनको भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरा जो डबल टैक्सेशन है, मतलब 2 बार मैं टैक्स दे रहा हूँ, वो अवॉइड हो या फिर कम हो सके। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स का कंसेप्ट भी है। जैसा कि आगे प्रॉफिट के लिए वो बोला था, अब ये टैक्स के लिए है। And the next sentence that movements toward the divisionalizations of operations by the large business organization, ये सारे डिविजनलाइज्ड है, यानी कि ये मूवमेंट हम क्यों कर रहे हैं, फॉरेन में अपनी सब्सिडरी कंपनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह पे अगर अपना डिवीजन होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का हमें फ़ायदा भी मिलेगा। इसीलिए कंपनी का मेन गोल ये भी रहता है कि डिविजनलाइजेशन करो, यानी कि हर कंट्री में अपना एक ब्रांच या फिर अपना एसोसिएट कंपनी ओपन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग का वहाँ पे क्या बताया गया हमें, उसमें ध्यान आप दे। चलिए, द टैक्स इज इशूड इन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग आर मैनेज इन द फॉलोइंग वेज। अब टैक्स इश्यूज कैसे सॉल्व होते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे पैराग्राफ में ध्यान ऊपर देना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट, इन द टैक्स ट्रीटीज बिटवीन 2 कंट्रीज। टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं हम। ट्रीटीज का मतलब जो 2 कंट्री के बीच में कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए ना, कि अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टैक्स का, और या फिर जो 2 गवर्नमेंट होती है उनके बीच में ये ट्रीटीज़ हुई होती है कि वो लोग ये प्राइस से दे सकते हैं। अब ये एक केस भी मैंने आपको कई बार क्लास में बताया हुआ था, वोडाफोन एंड हज का। तो वोडाफोन जो कंपनी थी वो इंडियन गवर्नमेंट के सामने जीत गई थी इन इंटरनेशनल मार्केट। उसका यही रीज़न था कि फॉरेन में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन के साथ ट्रीटीज़ किया हुआ था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो ये एक टैक्स बचाने के लिए जनरली ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में ट्रीटीज़ होती है 2 कंट्री के बीच में, टैक्स ट्रीटीज़ जिसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ द प्राइसिंग डिसीजंस बाय द कंट्रीज इज टू बी प्रिवेलेंट एंड टैक्स इवेंशन। देखो, अगर रेगुलेटरी प्रोविजंस कोई कंट्री इशू करिए तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना टैक्स इवेंशन करना चाहिए। मतलब हम जो टैक्स बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि पर्टिकुलर कंट्री का कौन सा प्रोविजंस वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, अब इवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी टैक्स ट्रीटीज़ किया जा रहा है। ट्रीटीज़ का मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार का अरेंजमेंट और एग्रीमेंट कह सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो बिटवीन 2 कंट्रीज़। तो ये इसीलिए इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की ज़रूरत पड़ी। तो ये ट्रीटीज़ में आप क्या समझाओगे, तो पैराग्राफ में आपको ध्यान रखना है। The material and bilateral tax treaties are established rules and appointing of multinationals corporate income among the nationals in the which are companies are
couldn't conduct the business. Such tax treaties are attempt to avoid a double taxation on the same of income. यानी कि दो कंट्री है उसमें जो मैंने आगे मटेरियल एंड बैरिटियल टैक्स ट्रीटीज़ मैंने समझाई थी ना, दो तरह की टैक्स ट्रीटीज़ होती है और ये दो नेशन के बीच में वो लोग क्यों करते हैं, ताकि ऐसे ट्रीटी से डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए। मतलब अगर आप इंडिया में भी टैक्स पे कर रहे हो और फॉरेन में भी टैक्स पे कर रहे हो तो उसे अवॉइड किया जाए, इसीलिए ऐसी टैक्स ट्रीटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑन द ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजंस बाय कंट्रीज। देखो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ये जो प्राइस है डिसाइड करना है वो दो कंट्री अपने हिसाब से कोई रूल्स प्रोविजंस बना के वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या समझाना है, तो पैराग्राफ में ध्यान, द टैक्स एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशंस बाय द कंपनीज आर contained by the legal restrictions imposed by the होम कंट्री। देखो कई बार होता है कोई होम कंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्शन ला देती है, मतलब वो फॉरेन कंपनियों को एक्सेप्ट नहीं करती। कई बार कोई कंट्री ऐसी भी होती है जो फॉरेन कंट्री की कंपनी को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उनके बेस्ट इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की वजह से वो लोग ऐसे रेगुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल MNC प्रेजेंट द कंपनीज मैनेजमेंट कंसिडर द इकोनॉमिक एडवांटेजेस टू द डिसाइडिंग द हेड क्वार्टर्स ऑफ द ऑपरेशंस आर ऑल्सो countries location and subsidiaries. For example, many USA MNC transfer their assets to the tax haven countries like मैसूरियस, क्रैमन्स आइलैंड्स एंड बुरमुंडा एक्सेट्रा। देखो कई क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी अपना हेडक्वार्टर ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देती है कि जहाँ पे टैक्स में उनको इकोनॉमिकल फ़ायदा हो। जैसे कि यूएसए की काफ़ी सारी कंपनी ऐसी है जो टैक्स में फ़ायदा लेने के लिए आइलैंड बरमुंडा जैसे कंट्री में वो लोग अपना हेडक्वार्टर रख रहे हैं। तो ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए जो कंट्री लीगल रिस्ट्रिक्शन कम रखती है या उनके पास वो फॉरेन कंट्रियों को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस जगह पे अपना बिजनेस चलाना काफ़ी इजी हो जाता है। तो इकोनॉमिकल डिसीजन लेने के लिए एमएनसी क्या करती है, तो एमएनसी जो है वो अपना हेड क्वार्टर या अपनी जो दूसरी सब्सिडरी ब्रांच है वो अदर कंट्री में वहाँ पे वो लोग डेवलप कर लेते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। चलो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग इवैल्यूएट हुआ है उसका यूएसए वाला अंडर सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। यूएसए सेक्शन 482 ऑफ इंटरवल ऑफ रेवेन्यू सर्विस दैट इज IRS। In USA, section 482 of our IRS provides for a rules for determining transfer price on between the members of controlling order। यानी कि जो कंट्री ये यूएसए के ये कंट्रोल ऑर्डर में आती है ये लोग ट्रांसफर प्राइस इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर उसमें अलग अलग वो सेक्शन में जो चीज़ बताई गई है वो यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे। कंपेरेबल अंडर कंट्रोलेबल प्राइस मेथड दैट इज और कॉल्ड वी कैन कॉल्ड आर्म लेंथ प्राइसिंग। जैसा कि मैंने आपके आगे इंट्रोडक्शन में बताया था कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा क्योंकि यूएसए ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था। साल था 1993। तो 1993 में ये जब कंसेप्ट डेवलप हुआ था उसको जो प्राइस दो एसोसिएट कंपनी के बीच में ट्रांसफ़र होती है ना वो आर्म लेंथ प्राइसिंग होना चाहिए। आर्म लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस आप कह सकते हो, इन शॉर्ट अनकंट्रोलेबल प्राइस जिसको बोला जाता है। तो मतलब कंपेरेबली अपने जो मार्केट प्राइस जो चल रही है, सपोज इंडिया में जो मार्केट प्राइस चल रही है आप उसी प्राइस पे अपनी एसोसिएट कंपनी को दो, दैट इज आर्म लेंथ प्राइसिंग। चलिए अब उसके बारे में पैराग्राफ में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, पैराग्राफ में ध्यान। इफ the deals of the comparable product when no control are existed are available, then the search free pricing of a comparable product are unconsidered as a basics। यानी कि आप जो प्राइस कंसिडर करोगे वही फाइनल प्राइस होगी। फॉर एन एग्जाम्पल प्राइस ऑफ लैंड टू बी कंसिडर इज इन टर्म ऑफ द लेटेस्ट रिसेंट डील्स वन एक्सक्लूडेड इन द एरियाज। दिस मैथड इज ऑल्सो नोन एज एन आर्म लेंथ प्राइसिंग। सपोज इंडिया में पर्टिकुलर जगह पे, सपोज मैं गांधीनगर की बात करूँ, अगर गांधीनगर में एरिया के हिसाब से आप ज़मीन परचेस करो तो एरिया के हिसाब से उसका जो प्राइस होगा मार्केट प्राइस, आप वही प्राइस
प्राइस पे अगर अपनी एसोसिएट कंपनी को बेचो तो वो आर्म लेंथ प्राइसिंग हुआ कि नहीं, 101% हुआ। तो सबसे पहले आर्म लेंथ प्राइसिंग क्या है आपको ये जानना पड़ेगा, और ये चैप्टर में हम उसके 2 बड़े क्वेश्चन करने भी वाला है, पर प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर अभी के लिए आर्म लेंथ प्राइसिंग आपको इतना समझ में आना चाहिए। चलिए देन द सेकेंड इवैल्यूएशन पार्ट, अगर कोई ऐसा चाहता है कि आर्म लेंथ प्राइसिंग हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो रीसेल प्राइस मेथड भी यूज़ कर सकता है। तो फर्स्ट आर्म लेंथ प्राइसिंग था, सेकंड रीसेल प्राइसिंग मेथड। उसमें पैराग्राफ में ध्यान, इन अबव ऑप्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द प्रेफरेंसेस इज गिवन इन द सेकंड ऑप्शन। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं एप्लीकेबल होता आर्म लेंथ का तो आप ये सेकंड ऑप्शन रीसेल प्राइस मेथड ले सकते हो। रीसेल प्राइस मेथड इज रिडक्ट बाय द एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट परसेंटेज, बट इसमें आपके प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएंगे एंड नॉट ऑफ द प्रॉफिट एक्चुअली कैलकुलेटेड। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता बट बेस्ड ऑन अनकंट्रोलेबल सेल्स बाय द सेम इफेक्टेड और अदरवाइज द रीसेलर सेलिंग द कंपेरेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि आप किसी प्राइस पे नहीं आते हो, जो आपको सही लगे वही प्राइस पे आप सेल कर दो। मतलब आपके मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहे हो पर फॉरेन की कंपनी को जब आप वो सेल करोगे तो वो आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हो। चलिए, और आर्म लेंथ अगर आर्म लेंथ प्राइसिंग मेथड और रीसेल प्राइसिंग मेथड अगर दोनों कम नहीं आता तो तीसरा मेथड है वहाँ पे कॉस्ट प्लस मेथड। तो ये पूरा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड तो बहुत इजी कि आप अपनी कॉस्ट ऊपर से प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपनी एसोसिएट कंपनी को प्रोवाइड करो। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर इन द आइटम्स ऑफ जनरल इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स। जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अपनी कॉस्ट प्राइस पहले प्रोडक्ट की डिसाइड कर लो। देन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सर्च स्टैंडर्ड आर कॉस्ट आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग। फिर आप उसमें एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जोड़ दो और फिर अपना ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर लो। तो ये कॉस्ट प्लस आप मेथड इजीली समझ पाते हो। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन कह सकते हो, इवैल्यूएट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग यहीं पे कंप्लीट होता है। पहले उसके बारे में समझाना है आपको, फिर उसमें ये जो मेथड है ये एक्सप्लेन करनी है, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। चलिए, आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन को जोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटेंजिबल्स एंड सर्विसेज और कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट्स। यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग 3 जगह पे, अगर मैं कोई इंटेंजिबल गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ या कॉस्ट शेयरिंग कर रहा हूँ। कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट्स का मतलब होता है जब हम कुछ अपनी ही कंपनी को दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 3 कंटेंट है, तो सबसे पहले टेंजिबल जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। सपोज मैं अपनी किसी एसोसिएट कंपनी को कोई यहाँ से गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो सबसे पहले हमें उसके नाम दिखाने पड़ेंगे। तो पहले पैराग्राफ में ध्यान, an intangible properties may be defined as an asset that comprise any following items and unsubstantial value independence of services एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि ऐसी कोई भी असेट जिसकी वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली गिन सकते हैं विदाउट सर्विसेज। तो जिसमें सर्विसेज इंक्लूडिंग नहीं होती, जिसकी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी सारी प्रॉपर्टी को इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज बोला जाएगा। तो इंटेंजिबल्स प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगी? पैटर्न्स आएगी, इन्वेंटरीज आएगी, फॉर्मूलाज आएंगे, प्रोसेसेस आएंगे, डिज़ाइन पैटर्न्स और नोन वर्ड्स। यानी कि अगर हम समझो कि फॉरेन कंपनी के लिए मैं कोई ब्रांडिंग लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर मैं अपना पैटर्न उसको बेच रहा हूँ तो वो पैटर्न भी हमारे लिए इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप जानते हो, पैटर्न्स वगैरह, डिज़ाइंस, फार्मूला, प्रोसेसिंग। अगर मैं अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किसी और कंपनी को अगर बेचूँ, फॉरेन की कंपनी को, तो भी मुझे उसके लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, तो वो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में कंसिडर की जाएगी। चलिए, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आ सकती है? तो उसमें आ सकता है कॉपीराइट्स और लिटरेरी और म्यूज़िकल और आर्टिस्टिक कंपोजिशंस। ये भी आप जानते हो कि अगर मैं मेरी कंपनी की कॉपीराइट्स बेचूँ तो भी पैसे मिलेंगे। कोई लिटरेचर या म्यूज़िकल इवेंट हो, कोई आर्टिस्ट हो जो अपने कंपोजिशन बेच रहा हो, तो आप फॉरेन में अपनी कंपनी होती है ना, जैसे कि अभी म्यूज़िकल कंपनी है, सोनी है, फिर काफ़ी सारे उसमें नाम है। तो ये जो कंपनियाँ होती है अगर अपने कंपोजिशन किसी फॉरेन कंपनी को बेच रही है तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है। दैट इज़ कंसिडर एज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। यस, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब भी नाम आपको पता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहने वाला है आपके लिए।
चलिए क्या चीज़ आ सकती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में या गुड्स में, तो उसमें आ सकता है ट्रेडमार्क और वी कैन से द ट्रेड नेम्स और ब्रांड नेम्स। अगर ट्रेडमार्क अपना टी जिसको शॉर्ट में कई बार होता है ना, अपने ब्रांडिंग अगर मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसमें ट्रेडमार्क आपको पता होगा। ट्रेड नेम्स होता है, ब्रांड नेम्स होता है, अगर मैं अपना ब्रांड नेम किसी और कंपनी को बेचूँ जिसे हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं तो उसके भी पैसे मिलते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज ए इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। देन द फ्रेंचाइजी, जैसा मैंने कि आपको आगे बताया, हम अपना ब्रांड नेम जिसमें फ्रेंचाइजीज आते हैं, लाइसेंस आता है और कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैकडोनल्ड है, काफ़ी सारी ऐसी सबवे है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिसके नाम आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, फ्रेंचाइजी लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसमें और भी क्या चीज़ आ सकती है, तो नंबर 5 दैट इज़ मेथड होता है, उसमें कोई प्रोग्राम्स होता है या फिर कोई सिस्टम होता है या फिर कोई प्रोसीजर्स होता है और कोई कंपेंजेंस होता है, सर्वेज होते हैं, फॉरकास्टिंग्स होते हैं, एस्टिमेशंस होते हैं और कस्टमर लिस्ट होता है या फिर टेक्निकल डेटा। यस, अगर मैं यहाँ से कोई अपने मेथड किसी और को बेच रहा हूँ, किसी मेरी सिस्टम जो है वो बेच रहा हूँ, कोई सर्वे मैंने किया है, कोई फोरकास्ट डेटा है मेरे पास, या कस्टमर का बड़ा सा लिस्ट है जो कंपनियों को फायदेमंद हो सकता है, कोई टेक्निकल डेटा है, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे इनसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में काउंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में हमें सबसे पहले इंटेंजिबल असेट्स या गुड्स के बारे में हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज थी। अब सेकेंड यहाँ पे बात करेंगे हम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे सर्विसेज की बात होगी जहाँ पे गुड्स के अलावा जो जो हम सर्विस प्रोवाइड करें उसकी बात आएगी। ये सारी चीज़ें गुड्स में आती थी, तो अब सर्विसेज में क्या आएगा, तो उसके लिए पैराग्राफ में ध्यान। Where a charge for a services is justified, the amount charged for services is justified. The amount charged should be determined in accordance with the arm's length pricing. देखो, अगर आप कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपके जो सर्विसेज चार्ज होने चाहिए एज पर आर्म लेंथ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये आर्म लेंथ प्रिंसिपल है क्या? अगर मैं सीधे हाथ से किसी के साथ हाथ मिलाऊं तो वो मेरे लिए आर्म लेंथ प्रिंसिपल जैसा होगा, मतलब अपनी ही कंपनी को ऐसी प्राइस पे प्रोवाइड करो जो सही में आप देना चाहिए आपको। मतलब आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल के बारे में मत सोचो, अपनी ही एसोसिएट कंपनी ऐसा सोच के उसको प्राइस पे प्रोवाइड करो। चलो सेकेंड लाइन पे ध्यान। द इश्यू मस्ट बी हाउएवर द कंसीडर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोथ सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ये प्राइस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो गुड सप्लाई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एज वेल एज जो रिसीव्ड कर रहा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज फॉर सर्विसेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द टू मैथड, और ये सर्विसेज दो मैथड से वो लोग डिसाइड करते हैं। एक डायरेक्ट चार्ज मैथड अंडर विच अनस्पेसिफिक चार्जेस एस्टैब्लिश ऑफ ईच आइडेंटिफाइबल सर्विसेज। डायरेक्ट चार्जेस मैथड यानी कि आप डायरेक्टली उस पर जितना चार्ज लेना हो वो ले सकते हो। चलिए, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज के बाद अब तीसरा जो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, थर्ड टॉपिक वी कैन से सी नंबर, कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट्स। और इसको लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है ये। तो ये जो अरेंजमेंट वर्ड आगे यूज़ किया था, कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट, जिसको कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी बोला जाएगा, शॉर्ट में उसको CCA भी कहा जाता है। अब ये क्या है तो आप छोटे से पैराग्राफ में उसको भी समझ लेंगे। चलो, तो सबसे पहली लाइन, अ कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अरेंजमेंट यानी कि CCA इज ऑल्सो टर्म्ड कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट अंडर दी US प्रोविजंस, यानी कि USA जो प्रोविजंस है जो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए वो लोग ने दिए हुए हैं, तो उसमें उसको CCA बोला जाता है। टर्म वो हमें क्या समझा रही है, तो इन्वर्टेड कॉमा में उसका बड़ा सा मीनिंग, इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर बाय टू और मोर पार्टी शेयरिंग कॉस्ट और रिस्क प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग और एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी, और एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टीज और एक्वायरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एनी सर्विसेज। अगर दो पार्टी कोई यानी कि दो कंट्री की दो अलग अलग कंपनी है, अगर वो रिस्क प्रोड्यूसिंग कर रही है यानी कि एक्वायरिंग प्रॉपर्टी में वो अपना डेवलपमेंट भी सोच रही है एज वेल एज वो लोग रिस्क भी ले रही है, तो इन प्रोपोर्शन ऑफ बेनिफिट विच इज पार्टिसिपेट ऑफ रीजनेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड डिराइव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज और सर्विसेज आर रिजल्ट इन द अरेंजमेंट। यानी कि अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व हो भी
रहा है तो वो दोनों पार्टी यानी कि दोनों कंट्री एक दूसरे के अंदर बांट लेगी। तो कोई भी ऐसे रिस्क हो तो उनको बांट लेना चाहिए। सपोज टैक्स का रिस्क हो या फिर प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई हो उसका रिस्क हो, तो उसको कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी कि अरेंजमेंट भी वन काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कंसेप्ट यही है कि वो लोग अपने बीच में जो रिस्क होगा वो बांट लेंगे। ठीक है, चलिए इसको एक और पैराग्राफ में भी जान लेते हैं। टू द पॉइंट शॉर्टली मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Each participant is entitled to the explorate in the interest of CCA separately as an effective owner। वो ओनर के लिए जो भी एक मेन ओनर होता है, मतलब हम कह सकते हैं पेरेंट कंपनी, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। रादर देन अ लाइसेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी रॉयल्टी और कंसिडरेशंस और राइट, यानी कि आपको अगर लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड करना है, कोई रॉयल्टी पे नहीं करनी है, तो ये आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो ये एग्रीमेंट वन काइंड ऑफ ऑप्शन है। नो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इज जनरली एक्सटेंडेड फॉर CCA। अभी तक ऐसे कोई स्टैंडर्ड उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ऐड नहीं उन्होंने फ्रेम किए, यानी कि आप कहने के लिए थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कि कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, पर अभी तक कोई ऐसी फॉरेन में ऐसे कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क हुए हो कि आपको ऐसे एग्रीमेंट करने चाहिए, तो अभी ऐसा अभी हमें कोई देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करी यूनिफॉर्मलिटी यूनिकली, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी, सिचुएशन भी ऐसी है कि अभी कोई टैक्स ज़्यादातर नहीं भरना चाहता और ऐसे स्टैंडर्ड भी अभी तक नहीं हुए। तो अभी जो प्राइजेस हो रही है तो वो नॉर्मली आर्म लाइन प्रिंसिपल से हो रही है या फिर मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे आज का जो लेक्चर था इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो समझने के हिसाब से, पर ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब आप ऑलरेडी मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो। अब इसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल का फंडा डाल दो तो आपको ये इजीली कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन का काम आज के लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट भी होगा, पर उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आर्म लाइन प्रिंसिपल के, वो हमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर का काम बस यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.